हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज का जो टॉपिक है ये गेट, CSIR नेट, इसके अलावा ICMR वगैरह सभी लगभग सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन डायनेमिक्स से रिलेटेड। और इसमें भी साइटोस्केलेटन डायनेमिक्स में भी अगर मैं देखूं कि हम लोग क्या क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स डील करेंगे, तो हम यहाँ पे कैटास्ट्रॉफ और रेस्क्यू के बारे में डील करेंगे, काइनेसिन्स डायनिन्स को समझेंगे, ट्रेडमिलिंग को समझेंगे, मायोसिन का रोल समझेंगे। इसके अलावा इन सभी का एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो साइटोस्केलेटन डायनामिक्स जो है ये लेक्चर नंबर 6 है और डायनामिक इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी देखेंगे, ट्रेडमिलिंग से रिलेटेड और मोटर प्रोटीन्स का क्या रोल है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को सेल बायोलॉजी की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो लेक्चर नंबर 5 हमें बता रहा था कि आखिर ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 जो है वो ये डिस्कस करेगा कि किस तरीके से बिहेव करते हैं ये जो फिलामेंट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मोटर प्रोटीन्स का क्या रोल है, इनके साथ जुड़ करके मोटर प्रोटीन्स किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करते हैं, इसके अलावा बिहेवियर क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स या जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बोलते हैं, तो ट्यूबुलिन जो होता है वो अल्फा और बीटा के साथ मिल करके बनता है, यानी कि इसके जो मोनोमर है वो अल्फा बीटा है। तो एक अल्फा एक बीटा आपस में जुड़ करके अल्फा बीटा फॉर्म बनाता है और अल्फा बीटा फॉर्म जो है वो मोनोमर की तरीके से काम करता है। तो एक अल्फा बीटा, दूसरा अल्फा बीटा, तीसरा अल्फा बीटा, चौथा अल्फा बीटा, इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाते हैं तो फाइनली माइक्रोट्यूब्यूल हमारा बनता है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डायनेमिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। कंटिन्यूअस ग्रोथ और श्रिंकेज का जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ग्रोथ फिर श्रिंकेज फिर ग्रोथ फिर श्रिंकेज, इसी को बोलते हैं डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काइनेसिन्स और डाइनिन ये जो है ये दो मोटर प्रोटीन्स हैं। ये माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन के लिए और जो सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट के लिए, आपको पता होगा कि सीलिया और फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल देखा जाता है। और काइनेसिन्स और डाइनिन्स के बारे में भी उससे रिलेटेड बातचीत अभी आगे करनी है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। वहीं एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में बात करें तो जी एक्टिन मोनोमर होता है और इसके साथ जी एक्टिन जब जुड़ते हैं बहुत सारे तो एफ एक्टिन बना लेते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमिलिंग क्या होता है और ट्रेडमिलिंग होता क्या है। अगर हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करें तो ट्रेडमिलिंग का मतलब है कि पॉजिटिव एंड के ऊपर एडिशन होता जाए नए नए जी एक्टिन्स का, और माइनस एंड से जो जी एक्टिन्स हैं या जो मोनोमर है वो निकलता हुआ चला जाए। इस प्रोसेस को ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। अभी आगे इसमें और डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जी एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो मायोसिन मोटर प्रोटीन के ट्रैक की तरीके से काम करते हैं, उसको भी अभी देखेंगे। इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट्स का क्या रोल है सेल के मूवमेंट में और साइटोकाइनेसिस में, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक, अब मोटर प्रोटीन्स कौन कौन से हम लोग देखने वाले हैं। मोटर प्रोटीन्स में काइनेसिन, डाइनिन, मायोसिन, ये सारे के सारे ATP पावर्ड मोटर्स हैं। तो ये एक तरीके से चार्ट समझ लीजिए, इससे एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो काइनेसिन्स याद रखिएगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अभी डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगा। डाइनिन्स जो है वो नेगेटिव एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की तरफ मूव करते हैं और मायोसिन्स जो है वो एक्टिन के ऊपर मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारे के सारे ATP पावर्ड मोटर्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब एग्जैक्टली डिटेल में चलते हैं कि डायनेमिक इंस्टेबिलिटी क्या होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा यूनिट और दूसरा अल्फा, इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाते हैं तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूबुलिन प्रोटीन बन करके तैयार होता है। यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं। तो ये एक यूनिट है अल्फा बीटा, इस तरीके से मल्टीपल यूनिट्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। जब कैटास्ट्रॉफ होता है, कैटास्ट्रॉफ की लिटरल मीनिंग क्या मतलब होता है, टूटना या मतलब बर्बाद हो जाना या डिस्ट्रक्शन होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है वो घट चुकी है, यानी कि पहले जितनी लेंथ थी अब वो घट गई है, तो इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। तो कैटास्ट्रॉफ में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जो अल्फा बीटा जो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे थे वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये छोटा होने लगा साइज में। वहीं रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू का मतलब होता है वापस से कैटास्ट्रॉफिक स्टेज से ग्रोथ स्टेज में चले जाना, यानी कि अब यहाँ पे वापस से अल्फा बीटा जो मोनोमर्स थे वो वापस से जुड़ने लग गए।
तो कुल मिलाकर के ग्रोथ कैटास्ट्रॉफ ये का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग डायनेमिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू परसिस्टेंट ग्रोथ और इसके साथ रैपिड शॉर्टनिंग एट द माइक्रोट्यूब्यूल एंड। तो रैपिड शॉर्टनिंग ये किसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा कैटास्ट्रॉफ, इसी प्रोसेस को कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। तो ग्रोथ और शॉर्टनिंग इसी के बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं कि डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ग्रोथ कैसे शो करते हैं, तो ग्रोथ में जीटीपी ट्यूब्यूलिन एड्स टू द एंड, अ स्टेबिलाइजिंग जीटीपी रिच कैप इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। तो होता क्या है कि जब एक अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन इस तरीके से होता है, ये मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके जो बीटा सब यूनिट है इसके साथ जीटीपी जुड़ा रहता है और ये अल्फा बीटा जीटीपी जो है वो ग्रोइंग चेन के साथ जुड़ता है। अब ग्रोइंग चेन पॉजिटिव साइड पे जुड़ेगा, ग्रोइंग चेन के साथ जुड़ता है, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, फिर इसी तरीके से नया वाला अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन आएगा जिसमें जीटीपी जुड़ा होगा, फिर वो जुड़ेगा, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, इस तरीके से कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। इसको हम लोग ग्रोथ बोल रहे हैं। ये चीज लिखिए, जीटीपी ट्यूब्यूलिन एड्स टू द एंड, अ स्टेबिलाइजिंग जीटीपी रिच कैप इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि जीटीपी रिच कैप हम किसे बोल रहे हैं। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, जब ग्रोइंग स्टेज से श्रिंकिंग स्टेज आती है। अब इसमें क्या होगा, जो क्लासिकली एक्सप्लेन बाय द लॉस रिडक्शन ऑफ द स्टेबिलाइजिंग जीटीपी कैप। अभी मैंने आपको जीटीपी कैप यहाँ पे टर्म दिया था। जीटीपी कैप होता क्या है उसके बारे में अभी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। और यहाँ पे जीटीपी कैप का रिडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन की शॉर्टनिंग होती हुई चली जाती है, यानी कि ट्यूब्यूलिन की शॉर्टनिंग होने लगती है। ग्रोथ फेज से वो शॉर्टनिंग फेज में आ जाता है। कैसे होता है अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। और रेस्क्यू की बात करते हैं। रेस्क्यू में कैटास्ट्रॉफ से जब वापस ग्रोथ स्टेज आ जाती है तो इसको बोलते हैं रेस्क्यू। तो ऑब्वियसली छोटा होता चला जा रहा था, सडनली उसको वापस से वो रेस्क्यू हो गया और उसकी जो साइज है या उसका जो लेंथ है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो यही चीज दिखी हुई है, श्रिंकिंग से वापस ग्रोथ, अ सडन स्विच बैक टू द पॉलीमराइजेशन फेज। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डायनामिक पॉलीमर्स, दे आर नॉट रिजिड रॉड्स। ऐसा नहीं है कि इनकी साइज फिक्स है, ये डायनामिक है, कंटिन्यूअसली साइज बढ़ता घटता रहता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं जीटीपी कैप दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब होता क्या है, देखिए ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अल्फा बीटा मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो हिस्सा है ये जीटीपी कैप है। जीटीपी कैप का मतलब जहाँ पे जीटीपी जो है वो हाई नंबर में जुड़ा हुआ रहता है। दैट मीन्स वो पोर्शन, ये पॉजिटिव एंड का वो पोर्शन है जहाँ पे अभी भी जीटीपी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नंबर ऑफ अल्फा बीटा ट्यूब्यूलेंस जिन पे जीटीपी अभी भी अटैच्ड है उसको बोलते हैं जीटीपी कैप। तो ऑब्वियसली जब तक जीटीपी कैप ठीक ठाक नंबर में रहता है तब तक ग्रोथ रेगुलरली होती रहती है। और अगर जीटीपी कैप जो है वो उसमें हाइड्रोलाइसिस होने लगे, यानी कि जीटीपी तेजी से हाइड्रोलाइज होकर जीडीपी बनाने लग जाएगा, तो सडनली क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रोफ हो जाएगा। चांसेस हो जाएंगे कि अब जो ट्यूब्यूलिन है वो वापस से टूटने लग जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक स्टेज आ जाएगी। फिर से जब जीटीपी कैप अच्छे से डेवलप हो जाती है तो फिर से ग्रोथ होने लग जाती है या फिर से लेंथ बढ़ने लग जाती है। इसी को जीटीपी कैप बोलते हैं। तो अभी इसको हम सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो ट्यूब्यूलिन एड्स एज जीटीपी ट्यूब्यूलिन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्यूब्यूलिन है जीटीपी के साथ जुड़ता है। जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक बार जीटीपी, अगर ये अल्फा बीटा इस तरीके से समझें, यहाँ पे जीटीपी लगा हुआ है, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं ग्रोइंग चेन से तो जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, तो इफ द स्टेबिलाइजिंग कैप इज लॉस्ट या रिड्यूस्ड तो इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। और ये कैटास्ट्रॉफ मोर लाइकली हो जाता है, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर जीटीपी कैप में रिडक्शन आया तो ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे कि अब कैटास्ट्रॉफ होने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बात ये समझिएगा, जीटीपी कैप मॉडल इज द स्टैंडर्ड टीचिंग मॉडल। मॉडर्न रिसर्च शोज कैटास्ट्रॉफ इज मोर न्यूएंस्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा इस चीज़ को ओवरस्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा जो लेक्चर है वो छोटा ही है। लेकिन हम इसमें अगर अगर हम बात करें जीटीपी कैप मॉडल की, तो यहाँ पे बहुत कुछ बताने के लिए है। तो अभी हम इसको शॉर्ट में ही समझ लेते हैं, इसको ज़्यादा ओवरस्टेट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इंपॉर्टेंट। आखिर ये जो जीटीपी कैप मॉडल है या ये जो डायनामिक इंस्टेबिलिटी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन, आपको याद होगा कि स्पिंडल जो होता है वो आपका
अगर इस तरीके का ये सेल है तो ये सेल के पोल से स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स क्या हुए, किस चीज़ के बनते हैं, ट्यूबुलिन के ही बनते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स को पॉलीमराइज भी होना पड़ता है, डीपॉलीमराइज भी होना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो तभी हो सकता है जब डायनेमिक इंस्टेबिलिटी होगी। तो स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम कैप्चर, इसके अलावा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल आर्किटेक्चर रिक्वायर कंट्रोल्ड माइक्रोट्यूब्यूल रीमॉडलिंग। तो इतने सारे जो फीचर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स का कैप्चर, क्रोमोसोम्स को पकड़ना। इसके अलावा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना चीज़ों का, ऑब्वियसली इसमें मोटर प्रोटीन्स का इस्तेमाल होगा। एंड सेल आर्किटेक्चर, सेल के आर्किटेक्चर को कंट्रोल करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जीटीपी कैप के ज़रिए ही मेंटेन की जा सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के डायनेमिक इंस्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ही कंट्रोल की जा सकती है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बात करते हैं। तो जीटीपी ट्यूबुलिन जो है वो पॉलीमराइजेशन करवाता है, और जीडीपी ट्यूबुलिन क्या करता है, ये लेस स्टेबल स्टेट है और इसके बाद ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कैटास्ट्रोफ हो वो हो जाएगा। ड्रग्स दैट डिस्टर्ब माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के डायनामिक्स को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्चिसिन की। कॉल्चिसिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनको बाइंड करता है, ट्यूबुलिन फाइबर्स को बाइंड करता है और इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। अब ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के जुड़ने के प्रोसेस को रोक देगा, पॉलीमराइजेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स नॉर्मली फॉर्म नहीं कर पाएंगे और माइटोटिक अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि सेल अब डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कॉल्चिसिन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉल्चिसिन, विनब्लास्टिन और टैक्सोल वगैरह को कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये नहीं मिक्स करना है। विनब्लास्टिन या विनक्रिस्टिन के बारे में बात करें तो ये ट्यूबुलिन को या माइक्रोट्यूब्यूल पे बाइंड करते हैं और सप्रेस द असेंबली एंड प्रमोट डीस्टेबिलाइजेशन। इनकी असेंबली को, इनके जो असेंबल होने का जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं और साथ ही साथ डीस्टेबिलाइजेशन प्रमोट कर देते हैं, यानी कि इनके टूटने के प्रोसेस को प्रमोट कर देंगे, जिसकी वजह से स्पिंडल डायनामिक्स जो है वो लॉस हो जाएगी और माइटोटिक अरेस्ट हो जाएगा। अल्टीमेट जो हमें फीचर दिख रहा था, माइटोटिक अरेस्ट यहाँ पर भी है, माइटोटिक अरेस्ट यहाँ पर भी है, बट ऑब्वियसली दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोल या पैक्लीटैक्सेल। टैक्सोल के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेबिलाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये स्टेबिलाइज कर देगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को और प्रिवेंट्स नॉर्मल डीपॉलीमराइजेशन। अब डीपॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में माइक्रोट्यूब्यूल को रोक देगा। अब स्पिंडल बिकम्स नॉन डायनामिक। अब ऑब्वियसली स्पिंडल की लेंथ नहीं बढ़ पाएगी, अगर वो स्टेबल हो गया, एक ही लेंथ उसकी रह गई, तो अब वो पॉलीमराइज भी नहीं कर सकता, डीपॉलीमराइज भी नहीं कर सकता, मतलब स्टेबिलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन माइटोटिक अरेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, टैक्सोल स्टेबिलाइज कर रहा है। अगर हम बात करें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये डीस्टेबिलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, प्रमोट्स पॉलीमराइजेशन या इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन इनहिबिट कर रहे हैं, ये डीस्टेबिलाइजेशन करवा रहे हैं और ये स्टेबिलाइजेशन करवा रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये याद रखिएगा। तो किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, अगर मेमोरी की बात करें तो स्टॉप असेंबली, पहला वाला अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन रोक रहा है तो स्टॉप असेंबली, डीस्टेबिलाइज, फ्रीज एंड स्टेबिलाइज। तो ये समझ में आ गया होगा। ऑल थ्री डिस्टर्ब डायनेमिक माइक्रोट्यूब्यूल बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन। तो अल्टीमेटली जो एम है वो सेल डिवीजन को अरेस्ट करना ही है। तीनों से यही चीज़ हो रही है, बट थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म में अंतर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं और देखते हैं ट्रेड मिलिंग ऑफ एक्टिन। ट्रेड मिलिंग का मतलब क्या है, आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप जिम गए हैं, आपके घर पे ट्रेडमिल है, तो उसके ऊपर आप जब चलते हो, रन करते हो, तो आपकी पोजीशन एक ही रहती है, आप एक ही जगह पे खड़े रहते हो और आप रन कर रहे हो। क्यों? आपकी जो स्पीड है वो ट्रेडमिल की स्पीड से मैच करती रहती है, इसी वजह से आप जो है वो एक ही जगह पे रन करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप आगे निकल जाओ, ऐसा यही होता है। अब यही चीज़ एक्टिन में ट्रेड मिलिंग में देखा जाता है। एक एंड पे एक्टिन के जो मोनोमर्स हैं वो जुड़ते रहते हैं, दूसरे एंड से एक्टिन के मोनोमर्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक्टिन का जो एक साइज है वो सेम टू सेम नज़र आता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। तो यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस एंड है एक्टिन का और ये जो है वो प्लस एंड है एक्टिन का। अब यहाँ से सब यूनिट्स का लॉस होता है। यहाँ पे जी क्यों लिखा हुआ है,
जो मोनोमर होता है एक्टिन का उसको जी एक्टिन बोलते हैं, और जो उसका पॉलीमराइज्ड फॉर्म होता है उसको एफ एक्टिन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिन भी डायनामिक है, बट एक्टिन के डायनामिक बिहेवियर को हम ट्रेडमिलिंग के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी 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 सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से नेगेटिव एंड से सब यूनिट का लॉस देखने को मिलता है, पॉजिटिव एंड से सब यूनिट का एडिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ से एडिशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको एक दिखाने के लिए दिखाया गया कि ये 3 सब यूनिट निकल गए यहाँ से, और यहाँ से 3 सब यूनिट जुड़ गए, तो अल्टीमेटली जो लेंथ ऑफ द फिलामेंट है वो एक ही बना रहा। तो एक तरीके से ट्रेडमिलिंग का कॉन्सेप्ट यही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया बिल्डिंग ब्लॉक किसका, एक्टिन का, क्या होता है, जी एक्टिन। अब जी एक्टिन याद रखिएगा कि एटीपी से जुड़ता है, तो ये एटीपी से जुड़ता है। वहीं अगर आपको याद होगा कि अल्फा बीटा जो ट्यूबुलिन है वो जीटीपी से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये एटीपी से जुड़ता है, और एटीपी से जब जुड़ जाता है तो पॉलीमराइज्ड फॉर्म जो होता है उसको हम एफ एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। ट्रेडमिलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि एडिशन इज फास्टर एट द प्लस एंड, प्लस एंड को हम लोग बार्ब्ड एंड भी बोलते हैं, बार्ब्ड एंड भी बोलते हैं, और माइनस एंड को हम लोग पॉइंटेड एंड बोलते हैं, पॉइंटेड, ठीक है। वाई इट मैटर्स, अच्छा आखिर ट्रेडमिलिंग जो है वो किस काम आती है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये देखिए सेल माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल माइग्रेशन। तो सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम एक्टिन का होता है, ट्यूबुलिन का नहीं होता, ये याद रखिएगा। दूसरा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब जब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो उस केस में भी एक्टिन की जरूरत पड़ती है। और फाइनली सेल शेप चेंजेस, कई बार जो सेल का शेप जो है वो बदल जाता है, तो उसके लिए भी आपको एक्टिन की ही ज़रूरत पड़ती है, और एक्टिन में भी ट्रेडमिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिन की प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको एक तरीके से मेमोराइज करने या वन लाइन में समझने की कोशिश करें, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था वहाँ पे डायनामिक स्टेबिलिटी थी, एक्टिन में ट्रेडमिलिंग देखने को मिलती है। ये क्लासिक एग्जाम कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिन टारगेटिंग ड्रग्स। इससे पहले हम लोगों ने ट्यूबुलिन टारगेटिंग ड्रग्स के बारे में देखा था, कॉल्चिसिन देखा, विनिक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन देखा, अब यहाँ पे और पैक्लिटेक्सेल देखा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि साइटोचैलाजिन के बारे में। तो ये एक्टिन के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं। साइटोचैलाजिन में बाइंड्स एट नियर एक्टिन फिलामेंट एंड्स एंड ब्लॉक इलोंगेशन। तो ये एट या नियर एक्टिन फिलामेंट एंड और इलोंगेशन को ब्लॉक कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव एंड पे इलोंगेशन हो रहा था उसको ब्लॉक कर देगा, और एक्टिन पॉलीमराइजेशन जिसकी वजह से रुक जाता है, और इसकी वजह से सेल का शेप और मूवमेंट दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया साइटोचैलाजिन। दूसरा हो गया फेलॉइडीन। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम भी करते हैं, फेलॉइडीन के ऊपर अगर पीएचडी आपने कर रहे हो या फैक्स वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ काम करते हो तो फेलॉइडीन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इट बाइंड्स टाइटली टू एफ एक्टिन। अब ये एफ एक्टिन यानी कि जो पॉलीमराइज्ड फॉर्म है उससे बाइंड करता है, एंड प्रिवेंट्स नॉर्मल फिलामेंट डिसोसिएशन। नॉर्मल जो फिलामेंट का डिसोसिएशन होता है, यानी कि अलग अलग जो डिसोसिएशन यानी कि उसके पार्ट्स जो है वो अलग अलग रिमूव हो रहे हो, उसको प्रिवेंट कर देता है। तो इट इज़ यूजफुल एक्सपेरिमेंट टू विजुअलाइज एफ एक्टिन। जैसा कि मैंने बताया था कि रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के बस ये समझ सकते हैं कि डिसोसिएशन जो है, सब यूनिट्स का रिमूव होना, वो प्रिवेंट करता है फेलॉइडीन। और अगर आप बात करें साइटोचैलाजिन की, तो ये नियर एक्टिन फिलामेंट एंड बाइंड करता है और इलोंगेशन को रोक देता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल ड्रग वर्सेस एक्टिन ड्रग अगर ये बात करें तो टारगेट्स जो है वो डिफरेंट हैं। एग्जामिनेशन की थीम ज़रूर सेम है क्योंकि ये साइटोस्केलेटन डायनामिक्स के अंदर ही पूरा आ जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल में कौन कौन से ड्रग्स थे? टेक्सॉल था, विनब्लास्टिन था, कॉल्चिसिन था। यहाँ पे एक्टिन में साइटोचैलाजिन और फेलॉइडीन, ये दोनों बातें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। मोटर प्रोटीन्स के ऊपर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने देखा हो तो काइनेसिन्स के बारे में, मायोसिन के बारे में, डाइनिन के बारे में, ये सब बहुत पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये एटीपी पावर्ड होते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी मोटर प्रोटीन्स मैं बताने वाला हूँ ये एटीपी पावर्ड है, बिना एटीपी के काम नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर हम ये देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर कौन कौन से जो मोटर प्रोटीन्स हैं वो बाइंड करते हैं और कौन कौन से मोटर प्रोटीन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो अल्फा बीटा जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा जो काइनेसिन है ये मोटर प्रोटीन है, एटीपी बाइंडेड होता है और ये यूजुअली पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है। तो क्या होगा? पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा होगा, मतलब इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा होगा। ये पॉजिटिव एंड है, इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है, बिना एटीपी के मूव नहीं करता।
दूसरा डाइनिन जो है वो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, यानी कि नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, अगर एक्टिन के बारे में बात करें तो काइनेसिन हो गया इधर और डाइनिन हो गया इधर, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड दो मोटर प्रोटीन, काइनेसिन और दूसरा हो गया डाइनिन। लेकिन अगर एक्टिन के बारे में बात करें तो एक्टिन से एसोसिएटेड होता है मायोसिन। याद रखिएगा, एक्टिन से कौन एसोसिएटेड है? मायोसिन। ठीक है, तो काइनेसिन हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल मोटर है, पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होता है। डाइनिन में हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल मोटर है, नेगेटिव एंड डायरेक्टेड होता है। मायोसिन जो है वो एक्टिन मोटर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में दोनों में मदद करता है। तो ये मायोसिन, डाइनिन और काइनेसिन हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। ये पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। अगर आप देखो तो सब यूनिट के बेसिस पे बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में अल्फा बीटा ट्यूबुलिन और यहाँ पे जी एक्टिन होता है। तो ये हम ये एक्टिन लिख सकते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जीटीपी बाइंड करता है, यहाँ पे एटीपी बाइंड करता है। क्लासिक डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे डायनामिक इंस्टेबिलिटी पढ़ा, ट्रेडमिलिंग पढ़ा, मेन मोटर प्रोटीन्स काइनेसिन्स और डाइनिन्स और यहाँ पे मायोसिन पढ़ा। की एग्जाम्पल स्पिंडल ट्रांसपोर्ट और माइग्रेशन एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो ये चीज़ भी हमने देख ली थी। चलिए ये रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल टेक अवेज। जल्दी से इसको देख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डायनामिक इंस्टेबिलिटी और काइनेसिन डाइनिन का काम से जुड़ते हैं, एक्टिन, ट्रेडमिलिंग और मायोसिन। ड्रग्स जो है डिस्टर्ब साइटोस्केलेटल डायनामिक्स एंड सेल डिवीजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो वापस हम कनेक्ट करेंगे जब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और सेल डिवीजन वगैरह के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वापस इसके बारे में थोड़ी बातचीत हमें करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जितना भी पढ़ाना था वो पढ़ा चुके हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, मैच द फिलामेंट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पे एक में ये दिया हुआ है, आई मीन ये कॉलम नंबर 1 समझ लीजिए, इसको कॉलम नंबर 2 समझ लीजिए और मिला लीजिए इसको। तो सेल सरफेस शेप एंड लोकोमोशन, ऑर्गेनेल पोजीशन एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट। तो जल्दी से इसको मिला लीजिए और फिर हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो हमेशा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए नोन होते हैं। अब जैसे कि लैमिन वगैरह है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए नोन होता है। काइनेटिन जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए नोन होता है। अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर, अभी मैंने बताया भी था, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ये ट्यूबुलिन की जरूरत पड़ती है और वहाँ पे मोटर प्रोटीन्स यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि काइनेसिन हो गया और मायोसिन हो गया। ठीक है, अब एक्टिन जो होता है ये किस काम आता है? सेल शेप चेंजेस एंड लोकोमोशन के काम आता है। तो यहाँ पे अक्सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑर्गेनेल पोजीशन एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के लिए आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट, और सेल सरफेस शेप चेंज वगैरह के लिए एक्टिन जरूरी होता है। ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़िए। अब ये CSIR का दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। अब जल्दी से देखते हैं कॉलम X, कॉलम Y और यहाँ पे उसका टास्क देख लेते हैं। तो अब एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे कॉलम X में दिया हुआ है, कॉलम Y में फॉर्मिन, ARP223 कॉम्प्लेक्स, EB1 लैमिन, और टास्क इसका दिया हुआ है। आपको चूज करना है कि आखिर इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक्टिन जो होता है, एक्टिन जो फिलामेंट है, उसके साथ फॉर्मिन और ARP23 आपस में जुड़ते हैं। फॉर्मिन का क्या काम होता है? देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, एक्टिन को अगर आप समझ लीजिए कि एक रस्सी है और रस्सी जो है वो 3 छोटी छोटी रस्सियों से मिल करके गुंधी रहती है। मान लीजिए अब 3 छोटी छोटी रस्सियां जो है वो अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली इनको साथ में गूंथने के लिए, साथ में बांधने के लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी लीनियर फिलामेंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट या उसका शुरुआत कराने के लिए, उसकी पॉलीमराइजेशन की सीडिंग कराने के लिए फॉर्मिन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर ब्रांच नेटवर्क है, उसको अगर हमको साथ में जोड़ना है तो हमें ARP223 की ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही आखिर किस काम आते हैं? न्यूक्लिएशन के काम आते हैं। न्यूक्लिएशन मतलब सीड डालना, या जहाँ से आखिर पॉलीमराइजेशन या इलॉन्गेशन का प्रोसेस शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो EB1 और XMAP215 से जुड़ता है,
और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जाम्पल आपका लैमिन 1 है। चलिए देखते हैं। फॉर्मिन एंड ARP223 और एक्टिन न्यूक्लिएशन रेगुलेटर्स मैंने आपको बताया। EB1 जो है यहाँ पे जो EB1 में इट ट्रैक्स ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एंड्स एंड XMAP215 प्रमोट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। तो ये दोनों जो है EB1 इसकी बात करें तो ये ट्रैक करता है ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो ग्रोथ हो रही होती है उसको ट्रैक करता है। और वहीं अगर आप बात करें XMAP215 की तो ये पॉलीमराइजेशन को माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करवा देता है। फाइनली लैमिन A जो है इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी, साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये CSIR ज़्यादातर टेस्ट करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट PYQ3। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिलामेंट और उससे रिलेटेड प्रोटीन्स को मैच करवाना है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन दो फिलामेंट्स हैं और प्रोटीन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कैटिनिन, टोपोमोड्यूलिन, टाउ और जेल्सोलिन। तो हालांकि मैंने इसको बताया नहीं है बट इसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं सिखाना चाहता हूँ, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सीख लीजिए। चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो अब देखिए, टाउ जो होता है, टाउ प्रोटीन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से इंटरैक्ट करता है। क्या काम करता है? टाउ स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को। अगर कैटिनिन की बात करें तो कैटिनिन को आप एक्टिन एसोसिएटेड मान सकते हैं, ये एक्टिन के साथ एसोसिएट होता है। तो कैटिनिन क्या करते हैं? दे लिंक एक्टिन बेस्ड स्ट्रक्चर्स इन सेल जंक्शंस। तो एक्टिन से जुड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपस में लिंक करता है। ट्रोपोमोड्यूलिन जो है अगेन एक्टिन से बाइंड करता है। ट्रोपोमोड्यूलिन क्या करता है? इट कैप्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। तो आपको मैंने बताया था कि एक्टिन जो है वो बढ़ सकता है और छोटा हो सकता है, दो एंड्स पे, इस एंड पे बढ़ सकता है, इस एंड पे छोटा हो सकता है। तो जो पॉजिटिव एंड है उसकी कैपिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, पॉइंटेड एंड ऑफ द एक्टिन। जेल्सोलिन की बात करें तो एक्टिन सिवरिंग या कैपिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जेल्सोलिन इज एन एक्टिव सिवरिंग या कैपिंग प्रोटीन। सिवरिंग मतलब रिमूवल और कैपिंग मतलब उसको, जैसे मैंने कैपिंग बताया था GTP कैपिंग वाली स्टेज में, उसी को कैपिंग बोलते हैं, बट ये एक्टिन के केस में होता है। तो जेल्सोलिन क्या है? एक्टिन सिवरिंग और कैपिंग दोनों करा सकता है। ट्रोपोमोड्यूलिन की बात करें तो ये एक्टिन के नेगेटिव एंड पे बाइंड करता है। ट्रोपोमोड्यूलिन कैप्स द पॉइंटेड एंड। मैंने गलती से पॉइंटेड एंड को अभी पॉजिटिव बोल दिया था, पॉइंटेड एंड नेगेटिव होता है, बार्ब्ड एंड जो है पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। कैटिनिन अगेन एक्टिन बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ये गेट BT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर देखें डायनामिन के बारे में और डाइनिन वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डायनामिन के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया था, इसी क्वेश्चन की मदद से इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायनामिन क्या करता है। तो डायनामिन एक ऐसा प्रोटीन है जो जब सेल के अंदर, यानी कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से वेसिकल बनाता है किसी भी चीज़ को सेल के अंदर लेने के लिए, तो क्या होता है? डायनामिन जा करके इस सिजर की तरीके से काम करता है और इस पे बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब फाइनली क्या हो जाता है? ये वेसिकल बड आउट हो जाता है, बड बन करके निकल आता है। तो डायनामिन बिना GTP के काम नहीं करता, तो डायनामिन GTP एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ पे अगर हम डायनामिन लिख दें तो इट इज़ ऑलवेज बाउंड टू GTP। ठीक है, तो अब डायनामिन बाइंड्स टू GTP एंड इज इन्वॉल्व इन वेसिकल बडिंग, ये बात सही है। डायनामिन इज इन्वॉल्व इन साइटोस्केलेटल रीमॉडलिंग, ये भी बात सही है। डायनामिन साइटोस्केलेटन रीमॉडलिंग भी कराता है, जैसे कि आप रीमॉडलिंग देखते हुए आए हैं अभी तक साइटोस्केलेटन की, उसी तरीके से डायनामिन भी ये काम कराता है। डाइनिन बाइंड्स ATP एंड मूव्स ऑर्गेनील्स अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। डाइनिन जो होता है वो ATP के मूवमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने डाइनिन के बारे में पढ़ा था, डाइनिन, काइनेसिन, मायोसिन के बारे में पढ़ा था। तो डाइनिन क्या करता है? ATP से बाइंड करता है और ऑर्गेनील्स के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डाइनिन बाइंड्स टू GTP, ये GTP से बाइंड नहीं करता, ATP से बाइंड करता है। तो इसका आंसर अगर देख लें तो A, B एंड C करेक्ट, D इनकरेक्ट है। तो डायनामिन क्या होता है? GTPase है, वेसिकल सीजन की वजह से, की मदद से ये वेसिकल्स को हटा देता है, रिमूव कराता है। डाइनिन क्या है? ATP डिपेंडेंट मोटर है दैट मूव्स कार्गो अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल जनरली टुवर्ड्स द माइनस एंड। मैंने ये भी बताया था, काइनेसिन पॉजिटिव एंड की तरफ और ये नेगेटिव एंड की तरफ लेके जाता है। तो देयरफॉर D इज रॉन्ग। तो डाइनिन जो है वो GTP को इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट। अब इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट, अब समझिएगा, इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर होता है। अब यहाँ पे कौन सा साइटोस्केलेटन इस्तेमाल होता है और कौन सा मोटर प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंट्राफ्लैजिलर ट्रांसपोर्ट। तो क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या एक्टिन होते हैं? सबसे पहले तो फिलामेंट्स के बारे में समझिए। याद रखिएगा
कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इंट्राफ्लैजेलर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि सेल्स के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मोटर प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो काइनेसिन मोटर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आंसर लिख दिया है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस काइनेसिन। याद रखिएगा सीलिया एंड फ्लैजेला कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड एक्सोनीम। अब एक्सोनीम के बारे में आपको पता होगा, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है और सेल आगे बढ़ सकता है या पीछे आ सकता है। IFT ट्रांसपोर्ट्स कार्गो अलोंग दीज माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक्स। तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल के मान लीजिए ट्रैक हैं, इसमें अल्फा बीटा इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है और इसके ऊपर काइनेसिन जो है वो मूव करता है। काइनेसिन ड्राइव एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ ये बढ़ेगा। याद रखिएगा जब पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ता है तो हम लोग इसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड, और जब नेगेटिव एंड की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड। और एंटीरोग्रेड जो है वो कौन शो करेगा, काइनेसिन, और रिट्रोग्रेड कौन शो करेगा, डाइनिन। मैंने बताया भी था डाइनिन का मूवमेंट नेगेटिव साइड की तरफ होता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फाइनली टेक अवे क्या है इसका पूरे का, तो माइक्रोट्यूब्यूल में हमने डायनेमिक स्टेबिलिटी, ट्यूबुलिन, EB1, XMAP 215 ये सब सीखा, काइनेसिन डाइनिन सीखा, ट्रांसपोर्ट स्पिंडल IFT सीखा। एक्टिन के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें सीखी, फॉर्मिन ARP23 सीखा, ट्रेडमिलिंग एफेक्टिन, मायोसिन, मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में ये सारी चीज़ें हमने देखी। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें हमने क्लास के थ्रू देखी और कुछ चीज़ें PYQ के थ्रू देखी। तो आप याद रखिएगा कि PYQs वाले क्वेश्चंस को भी ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लेक्चर्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का बैच शुरू होने वाला है 1 सितंबर से। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बैच में एनरोल करने के लिए, तो इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लासेस की फ़ीस है वो ₹3000 है। पूरा कोर्स 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, उसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आपको लगता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपका वीक पॉइंट है तो ये जो कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।